विकासशील दुनिया में समकालीन राज्य। विकासशील देशों ने दुनिया को राज्य की नई अवधारणा से परिचित कराया है। यह अवधारणा परस्पर सहयोग, संप्रभुता और संवैधानिक बंधनों से बंधी हुई है। उपनिवेश रहे इन देशों ने अपने नागरिकों को भी नई पहचान दी है। समकालीन दुनिया विभिन्न राज्यों स्टेट्स में बटी हुई है और व्यापक तौर पर ये राज्य आकार और शासन के भिन्न तरीकों और उनके नागरिकों के जीवन स्तर में अंतर के आधार पर बटे हुए हैं। लेकिन इस वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में भी राज्यों के बिना विश्व व्यवस्था अकल्पनीय है। यानी इस छोटे से गांव की बुनियादी इकाई राज्य ही है। वेबर ने एक क्षेत्र के ऊपर हिंसा के एकाधिकार के आधार पर राज्य को परिभाषित किया था। ईस्टर्न का मानना था कि मूल्यों का आधिकारिक वितरण राज्य या राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य होना चाहिए। आधुनिक राज्य व्यवस्था ने स्थानीय शहर राज्यों से लेकर साम्राज्य, सबसे पहले यूरोप में यही व्यवस्था थी, जैसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया। 2000 वर्ष पूर्व यूरोप का बड़ा हिस्सा रोमन साम्राज्य पर टिका हुआ था, जिसकी सीमाएं पश्चिमी यूरोप से लेकर मिस्र तक फैली हुई थी। रोम ने एक परिष्कृत राजनीतिक तकनीक विकसित की थी, जिसकी वजह से वह एक वृहद क्षेत्र और विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों पर राज कर सका। लेकिन ईसा पूर्व 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। आधुनिक राज्य व्यवस्था का उद्भव। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही इसकी जटिल राजनीतिक संस्थाओं और उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा का भी अंत हो गया। शानदार सड़कें और अन्य संसाधन और रोमन कानून व्यवस्था यह सब अतीत का हिस्सा बन गए। नतीजतन स्थानीयवाद ने व्यापार और परिवहन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाला। 5वीं सदी से लेकर 1020वीं सदी के बीच का समय अराजकता से घिरा हुआ था। इस दौर को अंधा मध्य युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक राज्य की प्रारंभिक शुरुआत अराजकता के इसी काल से प्रारंभ होती है, जब इसी अराजक स्थिति से व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। पहले से उपस्थित व्यवस्था के साथ इस नए राजनीतिक संगठन का टकराव शुरू हो गया। चार्ल्स टीटी 1990 के मुताबिक आधुनिक राज्य का उद्भव उस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप, जिसे संगठित अपराधियों का गिरोह कहा जा सकता है, बेहतर सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर देने वाली व्यवस्था के रूप में हुआ। ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य ने अपनी इन सेवाओं की आपूर्ति के लिए कर लगाए। इतिहास के साथ ही भूगोल ने भी आधुनिक राष्ट्र का को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से यूरोप की नज़दीकी या उसे फ़ायदा मिला और उसे नए पौधे, प्रजातियां और तकनीकी आविष्कार, जिनमें से अधिकांश चीन की देन थे, प्राप्त हुए। यूरोप की व्यापक विविधता राजनीतिक केंद्रीकरण की राह में रोड़ा थी। हालांकि यूरोप के विपरीत चीन में सत्ता का केंद्रीकरण था, लेकिन चीनी सभ्यता की संकीर्णता, जिसमें राजनीतिक स्थायित्व पर तो जोर था, पर प्रतिस्पर्धात्मक माहौल की कमी थी, के कारण आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी आविष्कार की गुंजाइश नहीं थी। यह इतिहास की एक विडंबना ही है कि सारे तकनीकी यंत्र, गन पाउडर, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर और कंपास, जिनका परिचय सारी दुनिया से यूरोप ने कराया, वस्तुतः इनका आविष्कार चीन में हुआ था। पश्चिमी यूरोप में राज्य के उद्भव के साथ ही अन्य संगठनों का महत्व घटने लगा। नए राज्यों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और अधिकांश आबादी को इस लायक बनाया कि वह जीविकोपार्जन के लिए मात्र कृषि की निर्भरता से मुक्त हो सके। कुछ प्रबुद्ध शासक यह समझने में विफल रहे कि तकनीकी आविष्कार से आर्थिक और सैन्य ताकत को मजबूत किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दिया। एक स्थायी व्यवस्था जिसमें सुरक्षा निहित थी और संरचनागत विकास ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और राज्यों के प्रोत्साहन के से समरूपता आई और इसने एक नई पहचान का निर्माण किया। गतिशीलता बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं के दायरे में भी एक साझा संस्कृति का विकास हुआ।
राष्ट्रीय भाषाओं ने लैटिन को प्रतिस्थापित कर दिया और व्यापक पहचान को बढ़ावा दिया। और इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी जैसे बड़े राज्यों के निर्माण के साथ ही लोग खुद की व्यापक पहचान कायम कर सके। राजनीतिक पहचान कायम करने में प्रजातीयता ने भी योगदान दिया, लेकिन बाद में यही आक्रामक राष्ट्रवाद की पोषक बन गई। हालांकि 1500 ईस्वी तक दुनिया का 20% हिस्सा ही राज्यों या स्टेट्स के अधीन था, लेकिन थोड़े समय में ही जब यूरोपीय राज्यों ने अपनी सेनाएं बना ली, राष्ट्रीय पहचान कायम कर ली और नए आर्थिक संसाधन विकसित कर लिए, जिसने उन्हें शक्तिशाली भी बनाया, के बाद व्यापक परिवर्तन आया। इस तरह ताकत के बढ़ते आधार ने राज्यों को इतना सक्षम बना दिया कि वे बड़ी संख्या में लोगों और व्यापक क्षेत्र पर नियंत्रण की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। सर्वोच्चता की लड़ाई में रोमन कैथोलिक चर्च की यूरोप के हाथों हुई पराजय राज्य के विकास में निर्णायक साबित हुई। 30 वर्षों तक चला 1618 से 48 रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट्स के बीच हुए संघर्ष का गवाह रहा और जिसका अंत वेस्टफालिया संधि के रूप में हुआ। इस संधि ने राज्य की संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा स्थापित की। वेस्टफालिया संधि और इसका महत्व। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया या वेस्टफालिया की संधि यूरोपीय राज्य व्यवस्था के विकास और एकीकरण में एक निर्णायक बिंदु थी। 16वीं सदी के अंत में मध्य यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी को लंबे धार्मिक संघर्ष से गुजरना पड़ा, जब लुथेरन, काल्विनिस्टस और ज्विंगलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य, उस समय वह ऑस्ट्रिया के हब्सबर्ग के नियंत्रण में था, को चुनौती दी। कैथोलिक शासक के विरुद्ध फ्रांस के आगमन किसी धार्मिक कारण की वजह से नहीं, बल्कि यूरोप पर राजनीतिक नियंत्रण के संघर्ष के कारण संयुक्त सेना ने पवित्र रोमन शासक को उखाड़ फेंका। वेस्टफालिया की संधि ने यूरोप के एक खूनी युद्ध को समाप्त कर दिया और इससे उभरने में जर्मनी को 200 वर्ष लग गए। इसका व्यापक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने मध्य युग का अंत कर दिया और यूरोप में पवित्र रोमन शासक की शक्तियों को जबरदस्त तरीके से सीमित कर दिया। इसने जर्मन राज्य, स्विस परिसंघ और नीदरलैंड की संप्रभुता को मान्यता दी। यूरोप में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। प्रायद्वीपीय यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व 200 वर्षों से अधिक तक कायम रहा और 1870 में इसका अंत हो गया, जब बिस्मार्क ने 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद अमेरिका के गृह युद्ध से सीखे रणनीतिक कौशल के जरिए अपनी टुकड़ियों को कुछ घंटे में ही दूसरी सीमाओं तक पहुंचाया और जल्द ही मैगिनोट रेखा पार कर ली और फ्रांसीसियों ने भारी पराजय के बाद अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र को जर्मनी को सौंप दिया था। आधुनिक राज्य व्यवस्था का कानूनी आधार वेस्टफालिया की संधि में निहित था और इसके 4 बुनियादी सिद्धांत थे। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत और राजनीतिक आत्मनिर्भरता का मौलिक अधिकार, राष्ट्र राज्यों के बीच कानूनी समानता का सिद्धांत, राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का सिद्धांत, किसी भी राज्य द्वारा किसी दूसरे राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का आधार सुनिश्चित कर दिया था। इस संधि ने रोमन कैथोलिक चर्च की शक्तियों को बेहद कम कर दिया तथा इससे धर्म पर राज्य की सीमा के अंदर राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया। यूरोप के विस्तार की शुरुआत। राष्ट्र राज्य व्यवस्था ने मजबूत होने के बाद यूरोपीय राज्यों ने दूसरे क्षेत्रों में अपना विस्तार शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान स्पेन और पुर्तगाल ने पूरे लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण कर लिया था, जबकि डच, फ्रेंच और अंग्रेजों ने सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में अपनी ताकत का विस्तार किया। 19वीं सदी में अफ्रीका के लिए संघर्ष शुरू हुआ और 1878 में बर्लिन संधि के साथ ही पूरा महाद्वीप ऐसी बड़ी यूरोपीय शक्तियों में बट गया जिनमें किसी तरह की प्रजातीयता, भूगोल या भाषाई एकता नहीं थी। इस तरह देखें तो पता चलता है कि गैर यूरोपीय विश्व में राज्य व्यवस्था का उद्भव स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ,
बल्कि यह औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा थोपी गई। इसके अलावा वहाँ इस दिशा में किसी तरह का स्थानीय विकास भी नहीं था। यूरोपीय राज्यों को जहाँ इस व्यवस्था को खोजने में सैकड़ों वर्ष लग गए, वहीं शेष दुनिया ने संगठन के इस स्वरूप को बहुत थोड़े समय में ही अपना लिया। इससे ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपस में तो बेहद अलग ही थी, यूरोप महाद्वीप से भी बिल्कुल भिन्न थी। साम्राज्यवादी शासन ने भी उनके आर्थिक विकास में रुकावट डाली, जैसा कि वाल्टर रोडनी ने अपनी किताब हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका में इसका जिक्र किया था। नतीजतन नए राज्य संसाधनों और संगठन दोनों ही मामलों में अपने समकक्ष यूरोपीय देशों से पिछड़ गए और इसके साथ ही विकासशील दुनिया यानी पूर्व उपनिवेशों में यूरोप में साझी पहचान के साथ विकसित राष्ट्र राज्य का मॉडल नजर नहीं आया। इस तरह बने नए राज्य बहुविधि लोगों, भाषा, धर्म और संस्कृति के घर बन गए। विश्व के अलग अलग हिस्सों में उपनिवेश शासन के अंत की प्रक्रिया भी अलग अलग तरीके से चली। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा के जरिए खुद को ग्रेट ब्रिटेन के बंधनों से मुक्त किया। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में सिमोन बोलीवर, सैन मार्टिन और जोस आर्टिकेस जैसे नेताओं की प्रेरणा और नेपोलियन द्वारा स्पेन साम्राज्य के नियंत्रण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लैटिन अमेरिका मुक्त हुआ। 1823 के मुनरो डॉक्ट्रिन, जिसमें घोषणा की गई थी कि अमेरिका सिर्फ अमेरिका वासियों के लिए है, लैटिन अमेरिकी देश औपचारिक स्वतंत्रता को जारी रखने में सफल रहे, लेकिन ये देश अविकसित बने रहे क्योंकि इन्हें स्वतंत्रता दिलाने वाले नेताओं के पास लोकतंत्र को संस्थागत रूप देने की दृष्टि का अभाव था। और इसके साथ ही अमेरिका ने इन्हें बुनियादी तौर पर कृषि उत्पादों के लिए निर्यातक देश के रूप में बनाए रखने का प्रयास किया था। लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार का प्रतिकार किए जाने के कारण यूरोप ने पहले एशिया को और फिर अफ्रीका को उपनिवेश बनाया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय भी विश्व के बड़े हिस्से, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों का नियंत्रण था। हालांकि 1975 तक अधिकांश औपनिवेशिक देशों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। नीदरलैंड और फ्रांस नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्हें जबरदस्ती खदेड़ा गया, लेकिन ब्रिटेन ने स्वतंत्रता देने के लिए कहीं अधिक व्यवहारिक और शांतिपूर्ण नीति अपनाई। ब्रिटेन के उपनिवेश रहे देशों ने राष्ट्रमंडल के जरिए संबंध बनाए रखे, जो कि दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुए। यूरोपीय साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। विभिन्न उपनिवेशों में अलग अलग चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरे विश्व युद्ध का प्रभाव, जब अनेक उपनिवेशों ने देखा कि यूरोप के अपराजय होने की बात सिवाय मिथक के कुछ नहीं है, यह बात युद्ध के शुरू में जापान की विजय से और पुख्ता हुई। उपनिवेश के लोगों का युद्ध में शामिल होना और उनकी बढ़ती जागरूकता और आत्मविश्वास, कुछ उपनिवेशी ताकतों द्वारा युद्ध के बाद सीमित स्वायत्तता देने की तैयारी, 1941 का अटलांटिक चार्टर, जिसमें सभी उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की घोषणा की गई थी और जिसे रूजवेल्ट सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाने के पक्ष में थे, जबकि चर्चिल चाहते थे कि इसे सिर्फ जर्मनी के नियंत्रण में रहे क्षेत्रों तक सीमित किया जाए। युद्ध के बाद यूरोपीय ताकतों का पतन और दो महाशक्तियों का उदय, जो कि उपनिवेशवाद को समर्थन देने को अनिच्छुक थीं। उपनिवेशवाद के खिलाफ दो महाशक्तियों के समर्थन में से संयुक्त राष्ट्र का उदय और 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। नए स्वतंत्र राष्ट्रों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। नव उपनिवेशवाद स्वतंत्रता के लिए कई देश तैयार नहीं थे। स्थानीय अभिजात लोगों, जिन्हें गांधी भूरा साहिब कहते थे, को सत्ता हस्तांतरण और सामाजिक क्रांति का अभाव, जिसकी वजह से स्वतंत्रता मिलने के बावजूद लोगों के लिए हालात नहीं सुधरे। कम्युनिस्ट समर्थक देशों को पश्चिमी मदद और दान से इनकार, गरीबी और पिछड़ापन, कई देश आज भी इससे जूझ रहे हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में लैटिन अमेरिका के गैर यूरोपीय विश्व और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्र राज्यों के
उदय से विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक नए तरह का समीकरण बना। शीत युद्ध के चरम के समय विकसित पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया और पूर्व समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता था। विकसित देशों और नए उभरे देशों के संबंध आर्थिक और तकनीकी निर्भरता के आधार पर नियंत्रित होते थे। हालांकि इस निर्भरता के बावजूद विकासशील देशों ने एक हद तक सशक्त तरीके से अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रदर्शन किया। इन देशों ने खुद के टिके रहने की अपनी विशिष्ट क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया और जब भी उनमें से कुछ को नाकाम राज्य घोषित करने की कोशिश की गई, तब उन्होंने न केवल अपने स्वरूप को बनाए रखा, बल्कि किसी भी संभावित क्षरण की संभावनाओं को एकदम समाप्त कर दिया। सशक्तिकरण की इस भावना के उदय में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव थे। पहला 1956 का सुएज संकट, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरा 1960 से 1970 के दशक में लंबा चला वियतनाम युद्ध, जिसमें पहले फ्रांस ने हस्तक्षेप किया और फिर अमेरिका इसमें शामिल हो गया। तीसरा 1970 और 80 के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत संघ का कब्जा। 1970 के दशक के अंत में ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान के साथ ही अंगोला, मोजाम्बिक, इथियोपिया और निकारागुआ में सोवियत समर्थित सरकारों की स्थापना का श्रेय लिया। इनमें अफगानिस्तान का खास महत्व है क्योंकि दिसंबर 1979 के सोवियत आक्रमण से पूरे अफगानिस्तान पर सोवियत सेना ने नियंत्रण कर लिया था और अंततः सोवियत संघ के बिखरने की भी यही वजह रही। इस कब्जे का तात्कालिक नतीजा घातक साबित हुआ। इसकी वजह से सोवियत संघ की छवि, जिसे उसने दूसरे विश्व युद्ध के समय बड़े सयानेपन से बनाया था कि मास्को शांति का मसीहा है और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम आक्रमणकारी और विस्तारवादी है, को जबरदस्त धक्का लगा। इसकी वजह से सोवियत संघ के पश्चिम के साथ रिश्तों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश सोवियत कार्रवाई से भड़क गए और चाहते थे कि सोवियत फौज तुरंत अफगानिस्तान से चली जाए। सोवियत द्वारा 1956 में हंगरी और 1968 में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई और अफगानिस्तान में की गई कार्रवाई में बड़ा अंतर था। पहले के दोनों हस्तक्षेप वार्सा संधि के देशों में किए गए थे, जबकि अफगानिस्तान तीसरी दुनिया का निर्गुण देश है। ज़्यादातर पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह निश्चित रूप से सोवियत की विदेश नीति में आया महत्वपूर्ण परिवर्तन था और जिसने मास्को की विस्तारवादी नीतियों को रेखांकित किया। इसने तीसरी दुनिया की कीमत पर सोवियत के विस्तार के रिकर 1962 के विश्लेषण की पुष्टि की। मिस्र में ब्रिटेन और फ्रांस की कार्रवाई तथा वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप की तरह अफगानिस्तान पर कब्जे से यह महत्वपूर्ण बात सामने आई कि इन्हें गंभीर पुनरावृत्ति के रूप में देखा गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में शुरू हुई राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में इस कार्रवाई को अस्वीकार्य माना गया। 1960 में दक्षिण अफ्रीका की संसद में दिए गए अपने यादगार भाषण में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन ने इसी बात को रेखांकित किया था। मैकमिलन ने कहा था कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से यूरोप में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास हुआ वह स्वतंत्र देशों का उदय है। इन देशों ने अलग अलग प्रणालियां अपनाई, लेकिन ये सब राष्ट्रवाद की गहरी भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने ठीक ही आकलन किया था कि अफ्रीकी राष्ट्रवादी चेतना के उदय के साथ ही यही चीज़ें अफ्रीका में भी घटित हुईं। द विंड्स ऑफ चेंज, मैकमिलन 1978। इसी राष्ट्रवादी चेतना ने तीसरी दुनिया के देशों को इस लायक बनाया कि वे बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक झगड़ों के बावजूद पश्चिम के साथ ही साम्राज्यवादी देशों के दबाव से अपनी स्वतंत्रता को मुक्त रख सकें। अफगानिस्तान से सोवियत रूस की वापसी से इस सिद्धांत को बल मिला कि क्षितिज पर उग रहे नए देश अपना इतिहास खुद लिखेंगे और अपने सारे प्रयासों के बावजूद महाशक्तियां उनकी राह में रोड़ा नहीं बन पाएंगी। इस संदर्भ में नाइजीरिया के गृह युद्ध, जिसे 1967 के वाफरा वार के नाम से जाना जाता है, का जिक्र करना जरूरी लगता है। फ्रांस और कुछ अफ्रीकी देशों की मान्यता के बावजूद वहाँ का सुसंगठित अलगाववादी आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका था और इस तरह नाइजीरिया का विभाजन टल गया। निकारागुआ की तत्कालीन राष्ट्रपति वियोलेटा केमोरो ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इस जोशीली भावना का सफलतापूर्वक बचाव किया था। उन्होंने निकारागुआ के
मामलों में विदेशी हस्तक्षेप, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा प्रति युद्ध को दिए जा रहे समर्थन का सफलतापूर्वक विरोध किया। उन्होंने कहा था, चूंकि मैं निकारागुआ में रहती हूँ और चूंकि मैं निकारागुआई हूँ, इसलिए मैं किसी भी तरह की बाहरी योजना का समर्थन नहीं कर सकती। शीत युद्ध के बाद वेस्टफालिया राज्य व्यवस्था में आए गंभीर क्षरण के बाद ऐसी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई का जिस तरह से अभी इराक में की गई, अधिकांश लोगों और तीसरी दुनिया के देशों ने विरोध किया। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ जारी वर्तमान युद्ध में ताकत के बल पर लोकतंत्र थोपने के प्रयासों को विकसित देशों द्वारा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने और तीसरी दुनिया के देशों पर नियंत्रण कायम करने की तिकड़म के रूप में देखा जा रहा है। तीसरी दुनिया के देशों का हस्तक्षेप। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि जब कभी तीसरी दुनिया के किसी देश ने तीसरी दुनिया के ही किसी अन्य देश में हस्तक्षेप की कोशिश की तो उसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि इस हस्तक्षेप को कितने अच्छे तरीके से जायज़ ठहराया गया। कंबोडिया में वियतनाम के दखल को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। तीसरी दुनिया की रचना का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वहाँ विकसित दुनिया के बिल्कुल उलट राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो कि एक व्यक्ति की तानाशाही से लेकर व्यवहारिक रूप से काम कर रहे लोकतंत्र के रूप में है। 1950 के दशक के मध्य में पश्चिमी यूरोप और विशेष रूप से अमेरिका के विद्वानों ने पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अभिसरण देखा और विकसित समाजों के संदर्भ में पाया कि विकसित समाजों में सैद्धांतिक राजनीति के ध्रुवीकरण का अभाव है। विकासशील दुनिया में लोक विक्षोभ। 1960 के दशक में विकासशील दुनिया की स्थिति पर गौर करें तो व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव नजर आता है। वियतनाम युद्ध, अधिकांश हिस्सों में औपनिवेशिक दासता से मुक्ति और गुयाना बिसाऊ जैसे बचे उपनिवेशों में सशस्त्र संघर्ष, अमेरिका से कुछ मील दूर स्थित क्यूबा में बातिस्ता शासन का अंत और साम्यवादी सत्ता की संस्थानिक तरीके से स्थापना, चीन की सांस्कृतिक क्रांति, भारत में नक्सल आंदोलन का भड़कना जिसके कारण भारत में माओवाद का प्रवेश हुआ, ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो इस परिवर्तन के वाहक बने। चे गुवेरा 1928-67 जो 4 दशक पहले बोलीविया की लड़ाई में मारे गए थे, विश्व के तीनों महाद्वीपों की चेतना में आए इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रतीक थे। 1965 की शुरुआत में लिखे गए अपने प्रसिद्ध निबंध मैन एंड सोशलिज्म इन क्यूबा में गुवेरा ने घोषणा की कि साम्यवाद की स्थापना के लिए एक नव मानव को उसके अपने भौतिक आधारों के साथ जन्म देना ही होगा। इसलिए जन आंदोलन के उपकरणों का सही चुनाव जरूरी है। ये उपकरण नैतिक तो हों, साथ ही यही सही भौतिक पहलों को, खासकर सामाजिक गतिविधियों को अपने से संपृक्त रखें। यूरोप केंद्रित पारंपरिक मार्क्सवादी विश्लेषण पर इन क्रांतिकारी उपद्रवों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, जिनके बारे में दशकों से यूरोप के लोगों में एक अस्वस्थि का भाव था। विकसित एवं पिछड़ी संस्कृति के दर्शनों के बीच जिस टू स्टेज रिवोल्यूशनरी थ्योरी, 2 चरणों वाली क्रांति की अवधारणा को गौरवान्वित किया जाता था, उनसे यह आशा की जाती थी कि यह अंततः यूरोप में समाजवादी क्रांति को जन्म देंगे। एविनरी 1969। फेनन ने जिस क्रांतिकारी हिंसा से लेकर नक्सलवादी आंदोलन तक को औचित्य प्रदान किया था, उससे मेधावान युवा वर्ग आकर्षित होता चला गया और इस तरह विकासशील विश्व में एक नई क्रांति की चेतना करवट लेने लग गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जिसकी चर्चा एम.एन. रॉय ने 1920 की लेनिन के साथ के अपने विख्यात विवाद में की है। उपनिवेशों एवं विकासशील देशों में क्रांति संभवतः यूरोपीय क्रांति से पहले होगी और यह अलग अलग संदर्भों में अलग अलग समय पर लगातार पुष्ट भी होता रहा है। आत्ममंथन से हम अब पाते हैं कि विकासशील देशों में इतिहास ने उस तरह से करवट नहीं ली जैसे कि उससे अपेक्षा की गई थी। क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी से के बजाय आज विकासशील दुनिया में कहीं भी क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती। गुवेरा और उनके साथियों ने नए उभरे देशों में सामाजिक परिवर्तन की वास्तविक प्रक्रिया और आर्थिक व राजनीतिक उद्भव की प्रकृति को समझने में चूक की। विकासात्मक परिवर्तन की वकालत करने वाली ताकतें क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए जूझ रही ताकतों पर भारी पड़ी और ना ही यह दावा हकीकत में नजर आता है कि ईस्ट इज रेड, पूर्व लाल है। परिवर्तन के कारण यह समझना जरूरी है कि नेतृत्व और लोगों की मनोदशा में आए इस अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण परिवर्तन में तीसरे विश्व के वास्तविक विकास में अहम भूमिका निभाई।
आर्थिक विकास और मानवाधिकारों के संरक्षण दोनों के ही लिहाज से क्रांतिकारी शासन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान की ज्यादतियाँ, अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्यूबा की सोवियत रूस पर निर्भरता, अनुमान के मुताबिक सोवियत ने क्यूबा पर रोजाना $20 लाख खर्च किए। कंपूचिया में आतंक और इथोपिया का अकाल, ये ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से साफ हो गया कि ये सरकारें बुनियादी समस्याओं से निपटने में नाकाम रहीं और लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकीं। इसके अलावा समाजवादी व्यवस्था से जुड़े देशों की अपनी एकता जड़ता भी एक ऐसे परिदृश्य का निर्माण कर रही थी जहां सोवियत यूनियन तथा उसके मित्र देशों के पास वैसा बहुत कम था जिसे वे विकसित देशों को प्रदान कर सकें, चाहे मामला बेहतर तकनीक का हो या फिर लोगों की भोजन जैसे सामान्य संसाधनों को जुटा सकने की शक्ति। सोवियत यूनियन वस्तुतः एक आयामी अथवा एक अपूर्ण महाशक्ति मात्र था। अधिक से अधिक इसने सशक्तिकरण के संदर्भ में एक हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संतुलन की एक स्थिति स्थापित की, लेकिन इससे इस अपूर्ण महाशक्ति की वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति विकासशील देशों का आकर्षण लगातार क्षरित होता गया था। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में 1960 के दशक के मुकाबले पिछले 2 दशकों में जीवन स्तर में आया सुधार इस परिवर्तन का दूसरा और महत्वपूर्ण कारण था। इन घटनाक्रमों ने कंगाली और अलग थलग पड़ने के सिद्धांत को खारिज कर दिया। हरित क्रांति, औद्योगिकरण में वृद्धि, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने बहुत से लोगों के जीवन स्तर और उनके सोचने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। इस परिवर्तित परिदृश्य में वर्तमान व्यवस्था का स्थायित्व, जिसमें तालमेल और परिवर्तन की गुंजाइश थी, और क्रांतिकारी परिवर्तन जिसमें अनिश्चितता थी, भारी पड़ा। यह स्थिति गैर क्रांतिकारी शासन पद्धतियों के बेहतर प्रदर्शन से और मजबूत हुई। इन देशों ने अपेक्षा के विपरीत पूंजीवादी रास्ता चुना, जिससे वे न केवल विकासशील विश्व बल्कि विकसित दुनिया के देशों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे। इस संदर्भ में दक्षिण कोरिया की सफलता का विशेष रूप से जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि उसने निर्भरता और अविकसित होने की अनेक धारणाओं को गलत साबित कर दिया। यहाँ तक कि 1970 के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसे कमतर आंका गया था, लेकिन इसने महज 3 दशक के छोटे अंतराल में ही अपना मजबूत आधार तैयार किया। और यह तथ्य है कि इसने पुनर्वितरण के रूप में महत्वपूर्ण कदम उठाकर आदर्श प्रस्तुत किया है। भारी उद्योगों और उपभोक्ता सामग्री के क्षेत्र में इसने प्रभावी तरीके से कई विकसित देशों के से प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता हासिल की, उससे निर्भरता के पारंपरिक सिद्धांत को फिर से परखने की जरूरत महसूस हुई है। एनआईसी ने साबित कर दिया कि जापान अपवाद नहीं है और चीन में शुरू किए गए डेंग सुधारों ने तीसरे विश्व के अधिकांश हिस्से में मौजूद आयातोन्मुखी अर्थव्यवस्था की तुलना में निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था को वैधता प्रदान की। कुछ देशों द्वारा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से निरंकुशतावाद से मुक्त लोकतांत्रिक ढांचे की ओर रुख करने से भी क्रांतिकारी समाजवाद के मुकाबले संवैधानिक ताकतें मजबूत हुईं। इस संदर्भ में लैटिन अमेरिका में हुए लोकतंत्र के विस्तार का विशेष जिक्र किया जा सकता है। बहुदलीय व्यवस्था की ओर लोकतांत्रिक सिद्धांत की स्वीकार्यता से सॉलिडिस्टिस पार्टी के दर्शन को दोबारा परखने के रूप में एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। यह लोकतंत्र की ऐसी अवधारणा है जिसका ऐसी विशेष परिस्थिति में उद्भव हुआ जिसमें समाज अपेक्षाकृत समरूपीय था, लेकिन उसमें पारंपरिक संसदीय व्यवस्था काम नहीं कर सकती थी। बड़ी पार्टी के अधीन सत्ता के केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति इसका प्राथमिक कारण थी। इसे तंजानिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। वहाँ स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ी। वहाँ हुए आंदोलन के नेता जूलियस नेरेरे रोमन कैथोलिक थे और उन्होंने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वे सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास करते थे। वे कोई मार्क्सवादी नहीं थे और ना ही एक पार्टी व्यवस्था में उनका विश्वास था, लेकिन इसके साथ ही वे इस बात से भी वाकिफ थे कि कई नव स्वतंत्र देशों में बहुदलीय व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो सकी है। बहुदलीय व्यवस्था भले ही कारगर साबित ना हुई हो, लेकिन वे यह भी मानते थे कि कोई एकजुट पार्टी, सॉलिडरिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक होने का दावा कर सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी नव स्वतंत्र देश को एक
दलीय राज्य होने की स्थिति में भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक माना जा सकता है, बशर्ते इस व्यवस्था में सदस्यता में उदारता बरती जाए। इसका मतलब उस व्यवस्था से भी है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी तरह का बंधन ना हो और हर किसी को काम और विचार के जरिए योगदान देने की स्वतंत्रता हो। नेरेरे का तर्क था कि वे राजनीतिक व्यवस्था में वैध विपक्ष की अहमियत समझते हैं, लेकिन वे इस बात से भी वाकिफ हैं कि तंजानिया जैसे देशों में दो दलीय या बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। इस संदर्भ में उन्होंने जोर देकर कहा कि यह धारणा पूरी तरह ठीक नहीं है कि लोकतंत्र में संगठित विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि वास्तव में लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप से भले ही इस तरह की विपक्ष की मौजूदगी जरूरी हो, व्यवहार में भी वह हो यह जरूरी नहीं। दरअसल उनका जोर नए देशों के पिछड़ेपन को लेकर था, चूंकि वर्ग ठीक से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वर्गीय राजनीति की संभावना नहीं थी और इसके साथ ही पूरी आबादी की साझा आकांक्षाएं भी एक महत्वपूर्ण तथ्य थी। यूरोप और अमेरिका की तरह औद्योगिक समाज की अनुपस्थिति के कारण बहुलतावादी राजनीतिक व्यवस्था भी संभव नहीं थी। इसके अलावा ऐसा कोई संगठित समूह भी नहीं था जो दूसरों पर प्रभुत्व कायम कर पाता। विकास की चुनौती का सामना करने के लिए एक दृढ़, मजबूत और केंद्रीकृत नियंत्रण जरूरी था। दूसरी ओर पश्चिमी समाजों को कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। जहाँ तक अफ्रीका की बात है, तो वहाँ समाज को ऊपर से लोकतांत्रिक ढांचे में डालने की चुनौती थी। स्वतंत्रता ने राज्य की भूमिका को बढ़ा दिया। राज्य की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय एकजुटता का काम पूरा हो सका। मूल बात यह है कि पारंपरिक समाज के पिछड़ेपन ने उन्हें पश्चिमी तरीके के संसदीय लोकतंत्र को अपनाने की इजाज़त नहीं दी, पर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इन पिछड़े देशों में लोकतंत्र कायम ही नहीं हो सका। प्रत्यक्ष वर्ग विभाजन न होने के कारण अफ्रीका में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें सभी के लिए समान अवसर थे। इसके अलावा नेरेरे का कहना था कि पारंपरिक अफ्रीकी समाज सही मायने में लोकतांत्रिक था और अफ्रीकी स्वाभाविक रूप से लोकतंत्रवादी रहे हैं। स्वतंत्र विमर्श की परंपरा के साथ ही वहाँ लोगों की मंजूरी और भागीदारी से सरकारें स्थापित हुईं। इसके विपरीत सोवियत व्यवस्था में बहस और भागीदारी की गुंजाइश बेहद कम थी। यह केंद्रीकृत और सर्वाधिकारी राजनीतिक ढांचे के साथ संगत थी, लेकिन अफ्रीका में इसकी कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वहाँ स्वतंत्र विमर्श की परंपरा रही है। नेरेरे लोकतंत्र के इन्हीं स्थानीय अनुभवों पर जोर देते थे। अफ्रीकी समाजवाद उजामा का नेरेरे का दर्शन 3 बुनियादी धारणाओं के साथ इसी स्थानीय अनुभव पर आधारित था। ये धारणाएं हैं, किसी पारंपरिक समाज में परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों और प्रत्येक स्थान के प्रति परस्पर सम्मान का भाव होता है। दूसरा, सामुदायिक जीवन इस सिद्धांत में निहित होता है कि आम जन में अच्छाइयाँ होती हैं और गैर बराबरी सामाजिक एकजुटता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। तीसरा, काम करना प्रत्येक आदमी की मजबूरी है। हालांकि उन्होंने उपनिवेशवाद की शुरुआत परिस्थितियों में 2 तरह की अयोग्यता को भी रेखांकित किया था। यह है पुरुष और महिला की गैर बराबरी, दूसरा निम्न जीवन स्तर। लेकिन जो बातें सिद्धांत में आकर्षक दिख रही थी व्यवहार में सफल साबित नहीं हुई। उजामा आंदोलन को श्रमिकों की अल्प उत्पादन क्षमता और सीमित नतीजे जैसी गंभीर परेशानियों से नुकसान हुआ। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से काफी और तंबाकू जैसी निरातोन्मुखी फसलें पैदा करने वाले छोटे किसान थे, कि दोहरी रणनीति के कारण उजामा के समाजवादी सिद्धांतों के अमल को लेकर तनाव झेलना पड़ा। इन्हीं दिक्कतों और स्वतंत्रता मिलने में हुई देरी के कारण भी नेरेरे ने बहुदलीय लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि नेरेरे यह बात नहीं भूले थे कि तंजानिया में बहुत से लोग बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। नेरेरे की इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ ही तीसरी दुनिया ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। निष्कर्ष, इन्हीं सब कारणों के साझा प्रभावों के कारण विकासशील दुनिया के अधिकांश देशों ने क्रांतिकारी रास्ते के बजाय विकासवादी रास्ता को चुना। बढ़ते शहरीकरण, संचार सुविधाओं के फैलते संजाल और लोगों की बढ़ती गतिविधियों के कारण शहरों के भीतर भी माओवादी रणनीति ने अपनी अपील खो दी। ऐसा लगता है कि नेपाल के हाल के घटनाक्रम जैसे अपवाद को छोड़ दिया जाए तो क्रांतिकारी मार्क्सवाद का दौर बीत चुका है। मंथन करने पर हम पाते हैं कि इतिहास की कसौटी पर मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रांतिकारी सिद्धांतों की बनिस्बत बर्नस्टाइन का संशोधनवाद कहीं अधिक ज़्यादा टिकाऊ साबित हुआ। बर्नस्टाइन ने सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत को खारिज कर दिया, क्योंकि
किसी भी विकसित समाज में किसी भी तरह की तानाशाही उचित नहीं है। विकासशील देशों ने मार्क्स और लेनिन के बजाय बर्नस्टाइन के सिद्धांत को अपनाया। विकासवादी नजरिया की वजह से तीसरी दुनिया में उसी तरह के बहुलतावादी सुरक्षा समुदाय का ढांचा बनना तय दिख रहा था, जिस तरह का ढांचा 19वीं सदी में लैटिन अमेरिका और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप में विकसित हुआ था। इस आशावाद के पीछे यह तथ्य निहित है कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था में, जैसे कि आज है, सशस्त्र संघर्ष के बजाय शांति को तवज्जो दी जाती है, क्योंकि इस व्यवस्था में आर्थिक ताकत हासिल कर राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया जा सकता है।